Hello dear students. In the last lecture we discussed about screw pitch gauge and feeler gauges. We are discussing the non-precision linear measuring instruments. In that continuation let us discuss radius gauge. Now रेडियस के गेज के बारे में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि एक सेट ऑफ ब्लेड्स होता है जो फीलर गेज होता है, जो कि हम कहीं पर क्लियरेंस या फिर जो गैप है, गैप की लेंथ कितनी है, वो गैप की विड्थ कितनी है, ये मेजर करने के लिए हम अलग अलग साइज़ के ब्लेड्स उसके अंदर इंसर्ट करके जो ब्लेड उसके अंदर फिट बैठता है उसके विड्थ के इक्वल वो गैप है, ऐसा कंसिडर करके हम जो सेट ऑफ ब्लेड्स बना रहे हैं उसे हम फीलर गेज कहते हैं. राइट. सिमिलरली हमने ये भी देखा कि जो स्क्रू पिच गेज है वो हम अलग अलग साइज ऑफ पिच के ब्लेड्स तैयार करके रखते हैं जो हम स्क्रू के साथ मेट करके देखते हैं, और जो ब्लेड उसके साथ एग्जैक्टली मेट होता है उस ब्लेड का जो पिच होगा उतना ही उस स्क्रू का पिच होगा. राइट. तो वो हमारा स्क्रू पिच गेज था. अब इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम अलग अलग रेडियस के ब्लेड्स तैयार करेंगे. ब्लेड्स मतलब कि उनके एजेस के ऊपर जो कर्व होगा या फिर जो आर्क क्रिएट कर रहे हैं हम ब्लेड्स के ऊपर वो अलग अलग रेडियस के होंगे, और ये जो रेडियस है वो रेडियस का ब्लेड हम जिस भी पोजीशन पे, जिस भी जगह पे हमें रेडियस मेजर करना होगा वहाँ हम मेट करके देखेंगे. वो एग्जैक्टली अगर मेट हो जा रहा है तो उस ब्लेड के रेडियस के इक्वल उस जगह की रेडियस होगी. सो ये जो पूरा सेट होगा उसे हम रेडियस गेज कहेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं रेडियस गेज की. और रेडियस गेज ऑल्सो नोन एज फिलेट गेज इज अ टूल यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Radius gauges require a bright light behind the object to be measured. The gauge is placed against the edge to be checked, and any light leakage between the blade and edge indicates a mismatch that requires correction. A good set of gauges offer बोथ कॉन्केव. अब ये जो ब्लेड्स हैं ये उसके शेप के ऊपर हम कॉन्केव भी बना सकते हैं और कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं. सो ए गुड सेट ऑफ गेजेस विल ऑफर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सेक्शंस एंड अलाउ फॉर देयर एप्लीकेशन इन ऑकवर्ड लोकेशंस. सो इन द फिगर हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेडियस गेज है वो कुछ इस तरह का होता है ना. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्लेड सेट्स हैं, अब ये जो ब्लेड सेट का ये जो एज है यही तो हमारा रेडियस है ना. ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये एज. राइट. इनके जो कॉर्नर पे यहाँ जो है हम इस पोजीशन पर है ना, यहाँ ऐसे हम रेडियस तैयार कर रहे हैं, ये हम रेडियस है. अब हर एक ब्लेड का रेडियस जो है वो अलग अलग होगा ना. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये हम कह सकते हैं कि ये कॉन्केव है, ये हमारा कॉन्वेक्स ब्लेड है. जैसे ये एज पे यहाँ हमने तैयार करके रखा है, इस एज पे हम तैयार कर रहे हैं. राइट. तो ये जो ब्लेड होगा इसे हम ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो हम बात कर रहे थे रेडियस गेज की. मैंने आपको फिगर में दिखाया कि वो कॉन्केव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ये वाला. राइट. सो हम देख सकते हैं कि इस एज पे इट इज़ कॉन्केव एंड हियर इट इज़ कॉन्वेक्स. राइट. तो जो दोनों सेट है, अब इसके अंदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों भी इस एक ही सेट में है. राइट. तो इसे हम रेडियस गेज कहेंगे, इसे रेडियस गेज, इसे रेडियस गेज. और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो ब्लेड्स हैं ब्लेड्स के ऊपर हमने फिलेट्स बना के रखे हैं, और ये फिलेट्स का रेडियस अलग अलग ब्लेड्स के ऊपर उन फिलेट्स के जो रेडियस हैं वो अलग अलग हैं. तो जिस भी चीज़ का हमें रेडियस मेजर करना होगा उस फिलेट को हम
उस चीज़ के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ मेट करेंगे। मेट करने के बाद अगर वो एग्जैक्टली मेट हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस चीज़ का रेडियस या फिर आर्क जो है उसका रेडियस ब्लेड के रेडियस के इक्वल है। सो इन द कंटिन्यूएशन लेट अस डिस्कस वायर गेज। नाउ अगर हम इस गेजेस का प्रिंसिपल देखें तो हमने अब तक ये समझा कि गेजेस जो हैं वो क्विक मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट, और अलग अलग डायमेंशंस के सेट होते हैं, राइट। अब अगर कहीं ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि जो हमारे वायर्स हैं, वायर्स के डायमीटर को मेजर करना, तो क्या मैं ऐसा एक सर्कुलर सेट तैयार कर सकता हूँ जिसके ऊपर अलग अलग डायमेंशंस के किंवा अलग अलग डायमीटर के होल्स क्रिएट कर दूँ, और जिस भी वायर का मुझे डायमीटर मेजर करना होगा उस वायर को इसके अंदर इंसर्ट करके अगर वो वायर फिट बैठता है तो हम कहेंगे कि वायर का डायमीटर जिस होल के अंदर इंसर्ट किया है, जिसके साथ वो एग्जैक्टली मेट हुआ है, उसके इक्वल है, राइट। सो ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट हम वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए उसे यूज़ करेंगे तो हम उसे कहेंगे वायर गेज। सो अ वायर गेज आर यूज्ड to find diameters of wires by inserting the wire in the notches provided and finding out which it fits. The diameter and the number marked on the disc are read off from the gauge, है ना। जो डिस्क होता है, डिस्क के ऊपर हम अलग अलग नॉचेस तैयार करते हैं, अलग अलग डायमीटर के नॉचेस, राइट, और उसके ऊपर उसकी जितनी नॉचेस का जितना डायमीटर होगा उतना उसके ऊपर मार्क कर देते हैं, है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये 1 mm का, 2 mm का, 3 mm का, ये अलग अलग डायमीटर के नॉचेस हमने मार्क किए हुए हैं, राइट। सो द डायमीटर एंड द नंबर मार्क्ड ऑन द डिस्क आर read off from the gauges. The wire gauge has the range from 0.1 mm to 10 mm, है ना। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे साइज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि वो उनकी डायमीटर की साइज बढ़ रही है, राइट। सो उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? द वायर रेंज हैज़ अ रेंज फ्रॉम 0.1 mm टू 10 mm, और उसके बाद हम उसका डायमीटर मेजर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक के हमने जितने इंस्ट्रूमेंट्स देखे जो हम लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे और जो हम नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स कह रहे थे उन्हें, राइट, मतलब कि उन्हें हम ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहां हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन हमने जब लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासीफाई किया था तो हमने कहा था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बहुत एक्यूरेसी नहीं देते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं, राइट। तो दोज एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट to be required of very precise value are termed as precision linear measurement instruments. आइए बात करते हैं precision linear measurements की. In the mass production, it is necessary to manufacturer makes the components with close dimensional tolerance. So, interchangeability can be achieved only by precision dimensional control. That is requirement of close accuracy precision instrument, राइट ना। अब ऐसी जगह पे जो मैन्युफैक्चर होते हैं, हमें मालूम है कि अगर कोई भी एक असेंबल्ड प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके हर एक पार्ट्स एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, है ना। अलग अलग मशीन्स पे या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसके कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। बाद में उन कंपोनेंट्स को हम ला करके एक जगह पे असेंबल करते हैं, मतलब कि जनरली उनके डायमेंशंस मेट होते हैं, राइट। अब अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनके डायमेंशंस इतने एक्यूरेट मैन्युफैक्चर होने चाहिए कि उनके असेंबली के वक्त कोई तकलीफ ना हो, मतलब कि वो इजीली असेंबल्ड हो जाए, राइट। इसका मतलब कि अगर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनके डायमेंशंस मेजर करने के बाद इतने एक्यूरेट होने चाहिए कि वो हमें रिक्वायर्ड डायमेंशंस तक ही दें, राइट। सो
जो प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें बहुत डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अब हमें ये तो मालूम है कि सेंसिटिविटी टर्म्स हमने जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि सेंसिटिविटी एक किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। और क्या होता है वो, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा भी इनपुट दिया जाए तो वो इंस्टेंटली रेस्पॉन्ड करे, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, राइट। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमें मेजरमेंट एक्यूरेट मिलेगा। सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। दैट इज ए स्मॉल चेंज इन मेजर डायमेंशन कैन बी इजीली डिटरमाइंड। अगर डायमेंशन, कोई डायमेंशन हम अगर मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो वो इजीली हमें पता हो जाए। दैट इज डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। दैट इज प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। also the precision instruments should have a high degree of accuracy. अगर हम एक्यूरेसी, हमने पीछे दो टर्म्स डिस्कस किया था, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट भी किया था। एक्यूरेसी इन द सेंस वो मेजर्ड वैल्यू है द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, मतलब कि अगर हम कोई डायमेंशन मैन्युफैक्चर करने के बाद मेजर करते हैं तो जो डिज़ाइनर के द्वारा प्रोवाइड किए हुए डायमेंशन है वो डायमेंशन हमारा ट्रू वैल्यू है, और प्रोडक्ट हम जब मैन्युफैक्चर करके उसके डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा मेजर डायमेंशन है। अब ये मेजर डायमेंशन ट्रू डायमेंशन के कितना नज़दीक है वो कुछ नहीं तो एक्यूरेसी है। अगर थोड़ा भी, जितना वो डेविएट होगा ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी होगी, राइट। सो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हाई डिग्री of accuracy is desired. It will be able to measure the dimension of the parts close to be true value, जितना वो पास रहेगा। और हमने प्रिसीजन भी तो देखा था कि प्रिसीजन मतलब कि रिपीटेड जो हमें रीडिंग मिले वो अगर एक पास मिले ना, दैट इज द instrument should give nearly the same reading for repeated measurements of same quantity. अगर एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही एनवायरनमेंट में एक ही इंडिविजुअल द्वारा कैरी आउट किया जाए तो सेम डायमेंशन या फिर सेम मेजरमेंट मुझे हर बार मिले, दैट इज एक्यूरेसी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो इट शुड हैव दैट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेरी प्रिसाइज। नाउ moving forward, the instrument should be proper calibration. That is, the accuracy will be high if calibration is proper. अब calibration के terms में भी हमने पीछे बहुत बात किया है। calibration कुछ नहीं तो हमें ये मालूम है कि हमारे instruments हैं वो रेगुलर यूज़ की वजह से उसके अंदर कुछ टाइम इंटरवल के बाद एरर्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। और इस एरर्स को इलिमिनेट करने की जो प्रोसेस है उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं। कैसे करते हैं हम, हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लेके जाते हैं और जो स्टैंडर्ड होता है ना, अब हमने स्टैंडर्ड्स भी देखा था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, वर्कशॉप स्टैंडर्ड क्या होता है, देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, राइट। तो हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस हुआ जो एरर है उस एरर को हम एलिमिनेट करते हैं, तो उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं, राइट। तो किसी भी प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स में का कैलिब्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी desire to be in any measuring instrument is that it should be wear resistant, एंड ऐसे में कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट और जो
वर्क पीस होगा, इनके बीच में हमेशा कोई ना कोई कांटेक्ट रहेगा, राइट ना। तो इस कांटेक्ट की वजह से जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके सरफेस में कुछ वियर हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली अगर हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका मटेरियल वियर रेजिस्टेंट मटेरियल लेते हैं या फिर उसे उसके ऊपर प्रोसेस करके वियर रेजिस्टेंट बना देते हैं, तो द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स अ वियर लेस वियरिंग वन, राइट। सो that is one of the characteristic that it should be less wearing, that is measuring surfaces and other parts of the instrument wear should be as minimum as possible, right? अच्छा भाई, now minimum inertia। अब हम जानते हैं कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इनर्शिया और फ्रिक्शन होता है, मतलब कि हमें मालूम है कि इनर्शिया एंड फ्रिक्शन इन मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मिनिमम सो दैट इट शुड नॉट बी स्लगिश। अब सिंस इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अब बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। अब ये जो मूविंग पार्ट्स होते हैं इसके अंदर सिंस जो मूवमेंट हो रही है तो कुछ इनर्शिया भी प्रोड्यूस होगा, और मूवमेंट हो रही है मतलब कि उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर के जो लिंक्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब कि वहाँ फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर इनर्शिया प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंटर की बात कर लें या फिर अंदर वाले कहीं पर अगर हम एक डायल गेज यूज़ करते हैं तो वहाँ रैक एंड पिनियन का मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये तो मूविंग पार्ट्स हो गए। अब मूविंग पार्ट्स के अंदर जैसे ही मोशन आता है तो उसके अंदर इनर्शिया भी प्रोड्यूस होगा, और इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतना हमें जो रीडिंग्स मिलेंगी वो एरर उसके अंदर ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटीज़ होगी। सिमिलरली अगर मूविंग पार्ट्स हैं और उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से उन पार्ट्स का वियर एंड टियर होगा। तो ये दोनों भी मतलब कि इनर्शिया और फ्रिक्शन अगर ना रहें तो हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से वर्क करेगा। सो अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट शुड हैव अ मिनिमम इनर्शिया, राइट। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए। किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में? प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स दें, राइट। तो इन दैट वी सॉ कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए। इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, it should have high degree of accuracy, it should have good precision, proper calibration, less wearing, and it should have minimum inertia. So dear students, हमने कहा कि हमने जो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं मतलब कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो लेंथ, डायमीटर या फिर ऐसे मेजरमेंट्स कैरी आउट करें तो उन्हें हम लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। उनको हमने क्लासीफाई किया इनटू नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स को हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्लिप गेजेस एक्सेट्रा जो हमें बहुत एक्यूरेट रीडिंग देंगे। हमने ये भी देखा कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। नाउ द वेरी फर्स्ट वन जो हम हमारे करिकुलम में इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे दैट इज लीनियर मेजरिंग प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट विल बी वर्नियर कैलिपर, है ना। हमने हमारे क्लास इवन वर्नियर कैलिपर के बेसिक्स हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। अगर आपको याद हुआ तो क्लास 11th में जो +2 करके आए हैं मतलब कि 12th स्टैंडर्ड करके जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उन्होंने क्लास 11th में फर्स्ट टॉपिक था फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहाँ वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का एक प्रैक्टिकल भी होता था जो फिजिक्स लेबोरेटरी में हम परफॉर्म करते थे। तो हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, स्लिप गेजेस के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम ये भी देखेंगे कि वेवलेंथ को लीनियर मेजरमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और इवन सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कोर्स में आपने प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ किया होगा, है ना। सो आई hope that you are very much familiar with this instrument. So my dear students,
we will discuss regarding vernier caliper in the coming lecture. Till then, we will stop and thank you.